गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने व्याकरण में उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े और आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास का शाब्दिक होता है संक्षिप्त या संयोग या मिश्रण करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांशों को संक्षेप में बना करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि देश का वासी, दो वर्ड हो गए, देश और वासी। तो हम दोनों में से कारक हटा के देशवासी मिलाकर बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे गज के समान आनन है जिसका, अर्थात तीसरा अर्थ दे रहा है जिसका गज के जैसा मुख किसका है? गणेश जी का। गज का मुख कहते ही आपकी समझ में आ जाता है। तीसरा इतना बड़ा वाक्य ना बोल के केवल हम गजानन लिख सकते हैं, इसलिए इसको गजानन भी कह सकते हैं। अब है समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं? समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है, यानी हमारा देशवासी कैसा है? समस्त पद। यानी दोनों शब्दों से मिलकर जो तीसरा शब्द बना वो क्या कहलाया? हमारा समस्त पद कहलाया। समास के समास के हमारे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा द्वंद्व समास और चौथा है हमारा बहुब्रीहि समास। इसके अलावा तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब हम बारी बारी से इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी का जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आ प्लस वे माने खर्च करना, आ माने नहीं। यानी जो हमारा वचन, अव्ययी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो हमारे अव्ययी शब्द होते हैं, जिनमें किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मैं प्रतिदिन जाती हूँ, वह प्रतिदिन जाता है, वे प्रतिदिन जाते हैं। ना वचन के कारण ना लिंग के कारण किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे वाक्य शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण वाक्य कहलाते, शब्द कहलाते हैं। जैसा कि वही अव्ययी शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार पैदा नहीं होता, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आजीवन, आजीवन जीवन पर्यंत या जीवन भर। मैं आजीवन मेहनत करती रही, वे आजीवन मेहनत करते रहे, वह आजीवन मेहनत करता रहा। यानी किसी में भी लिंग परिवर्तित करके देख लिया, वचन परिवर्तित करके देख लिया, लेकिन किसी तरीके से जहां परिवर्तन, कोई विकार पैदा नहीं हुआ, कोई परिवर्तन पैदा नहीं हुआ, इसलिए ये शब्द कैसे है? अव्ययी भाव समास है। इसमें इसी तरीके से आजन्म से मिले जन्म से लेकर, तो आजन्म कैसा है? हमारा अव्ययी भाव समास। आमरण का मरणोपरांत, मरने तक कह दो या मरण तक, ऐसे शब्द क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। इसके तरह से यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। अगला है आपका यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। यथाशीघ्र यानी जैसा शीघ्र हो, जिस तरीके से शीघ्र हो। यथा नियम, नियम के अनुसार। अगला है आपका प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। विग्रह करेंगे तो हम अनुरूप, रूप के अनुसार। प्रत्येक, हर एक या हर एक लिखेंगे या प्रत्येक लिखेंगे। प्रति प्लस एक। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने कहते हैं ना, आप आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। मैंने प्रत्यक्ष लड़ाई देखी, उसने प्रत्यक्ष लड़ाई देखी, उन्होंने प्रत्यक्ष लड़ाई देखी। कोई परिवर्तित नहीं हुआ, प्रत्यक्ष का कहीं विकार नहीं पैदा हुआ, इसलिए कैसा शब्द हुआ ये? अव्ययी भाव समास। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पहला पद गौड़ और उत्तर पद यानी दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। गौड़ मतलब उसका अर्थ मुख्य ना होकर
दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है। उसे इसमें क्या होते हैं, कारक छिपे होते हैं, विभक्तियां छिपी होती हैं, जैसा कि इसलिए इसके 7 भेद हो जाते हैं। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, का क्या है, विभक्ति, कारक छुपा हुआ है इसमें, राजा का पुत्र, पुत्र क्या है, इसका प्रधान वाक्य शब्द है, और राजपुत्र या दासी पुत्र, तो पुत्र क्या है, उसका मुख्य शब्द है, इसलिए ये कैसा है, तत्पुरुष समास। ऐसे ही उसके लिए बोलेंगे हम यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी यश को कर्म कारक हो गया, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष समास में। ऐसे ही इसमें बोलेंगे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो कौन सा हुआ, करण, करण तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, करण बोल के। अगला है इसी प्रकार क्या है, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ये भी क्या हुआ, करण तत्पुरुष समास कहलाया। अगला है हमारा, इसके बाद हमारा समास आता है, इसके बाद तीसरा समास है हमारा, कौन सा समास है, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो है द्विगु समास, और एक है इसका कर्मधारय समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कैसा होता है, प्रधान होता है। इसमें पहला पद संख्या लिखा होती है, जैसे कि आप बोलोगे कौन सा है, दशानन, 10 क्या है, संख्या, 10 है मुख। अब अगर इसके 2 भेद हो सकते हैं, डिपेंड करता है विग्रह करने पर। अगर हम इसका तीसरा अर्थ निकालते हैं बहुव्रीहि समास की तरह, 10 है मुख जिसके, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर हम इसे द्विगु समास में करेंगे विग्रह, तो 10 आननों का समाहार, समाहार मीन्स समूह, 10 मुखों का समूह, तो क्या कहलाएगा हमारा, दशानन। ऐसे ही पंचवटी, 5 बटों का, पंच क्या है, संख्यावाची, इसलिए क्या बोलेंगे, 5 बटों का समाहार। इसी तरह चौराहा, 4 माने 4 राहों का समाहार, यानी चौराहा। इसे चौमासा, यानी 4 मासों का समाहार या 4 मासों का समूह। अगला है दोपहर, 2 पहरों का समाहार या 2 पहरों का समूह। अगला है 2 राहा, ऐसे ही सेम वैसे ही बनेगा, 2 राहों का समाहार या समूह। सप्ताह, 7 अहनों का समूह या 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। उसी तरीके से अब हम आपको करेंगे, यानी इसमें द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, हमारा संख्यावाची होती है, संख्या लिखी होती है, और दूसरा पद उसका प्रधान होता है, इसलिए इसे द्विगु समास कहते हैं। अगला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधार में समास में एक पद विशेषण और दूसरा हमारा विशेष्य होता है, यानी विशेष्य जो होता है वो प्रधान होता है, और वो पहला पद जो विशेषण होता है वो गौड़ होता है। जैसे कि नील गाय, नील क्या है, विशेषण, गाय क्या है, विशेष्य। ऐसे ही पीतांबर, अब इसमें जब विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे, विशेषण हमारा कैसे शो करते हैं, जो से, नीली है जो गाय, कैसी गाय है, कैसी से क्या निकलता है, हमारा विशेषण निकलता है। जब हम विशेषण शब्द पर कैसा क्वेश्चन करते हैं, कैसे का प्रश्न करते हैं, तो क्या आता है, विशेषण निकल के आता है। तो कैसी गाय है, नीली गाय। तो ऐसे ही पीतांबर, पीला है अंबर जो, अब पीतांबर में भी वही सेम द्विगु की तरह कौन सा, बहुव्रीहि समास भी हो जाता है। पीला है अंबर जिसका, जिसका लिखते ही कौन सा हो जाएगा, डिपेंड करता है विग्रह करने पर, बहुव्रीहि समास। और पीला है जो अंबर, अंबर माने वस्त्र, पीला है अंबर जो, ये पीला क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है,
विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष होता है, तो वहां पर कौन सा होता है? कर्मधारय समास। अब आता है हमारा तीसरा समास, आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर के अधिकारी होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। उनमें ना कोई छोटा पद होता है ना कोई बड़ा पद होता है, इसलिए द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दाल रोटी। मेनली द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, दिन और रात, दिन और रात। दिन का अपोजिट क्या है? रात। ठीक है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य विलोम शब्द, मोस्टली इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग होता है और समुच्चय बोधक शब्द से उसको हम विग्रह करते हैं और तथा लगा के इसका विग्रह करते हैं, तब हमारा द्वंद्व समास सबसे इजी समझ में आता है। इसमें दोनों ही पद बराबर के भागीदार होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, राजा और रानी, दोनों विलोम शब्द भी हैं, और सुख और दिन और रात, आटा और दाल, यानी आटा और दाल, माता और पिता। इस तरह राजा और रानी, यानी राजा रानी डैश में योजक चिन्ह लगा होता है, राजा और रानी। तो उसी तरीके से जीवन मरण, जीवन और मरण, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, ऊंचा ऊंचे नीच, ऊंचा और नीच। इस तरीके से इनमें और तथा समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। पहले में हमारा क्या हुआ? अव्ययी, अव्ययी शब्द का प्रयोग किया जाता है पहले समास में। दूसरे समास में हमारा कारक विभक्तियों का लोप होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौण होता है। तीसरा हमारा कौन सा हुआ? हमारा द्वंद्व समास आया, दोनों पद बराबर के प्रधान होते हैं। चौथा आया हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमारे ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ देता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पीतांबर। पीतांबर क्या है? एक मैंने आपको एग्जांपल उसका कर्मधारय समास का भी दिया और बहुव्रीहि समास का भी। उसमें पीला है जो से क्या निकला? हमारा विशेषण, इसलिए क्या हुआ? कर्मधारय समास। अगर इसमें हम करेंगे पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर से हम किसको पहचानते हैं? विष्णु भगवान को। पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु भगवान। पीला है अंबर जिसका, किसका? विष्णु भगवान का। तो क्या है? या कृष्ण का। तो हमारा क्या हुआ? ये तीसरा बहुव्रीहि समास। इसी तरीके से मैंने एक दशानन का एग्जाम्पल दिया था द्विगु समास में। 10 है 10 मुखों का समाहार या 10 आननों का समाहार, क्या हुआ? द्विगु समास। और 10 है मुख, दशानन हम किसको बोलते हैं? रावण को। 10 है मुख जिसके, तो यानी वो कौन सा हुआ? दशानन। वो किसके हुए? तीसरा है बहुव्रीहि समास का। अगला है हमारा घनश्याम, जो घन के समान श्याम है, घन के समान, बादलों के समान काला है, अर्थात कौन है? श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ आ रहा है उसका। घनश्याम किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को। नीलकंठ, अगर हम नीला है कंठ जो, तो हमारा कौन सा हो गया? कर्मधाम। नीला है, नीलकंठ किसका पर्यायवाची है? शिव जी का। तो नीला है कंठ जिसका, यानी भोले बाबा शिव जी का, तो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। इसी तरीके चक्रपाणी, पाणी मीन्स हाथ, चक्र माने चक्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में? चक्र है जिसके, यानी विष्णु के। तो तीसरा अर्थ अपने आप आ रहा है विष्णु, इसलिए कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। इस तरीके से हमने बारी बारी से यानी समास को पढ़ा। पहला हुआ हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हुए। पहला द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाची होता है। अगला समास है हमारा कर्मधारय, जिसमें विशेषण और विशेष होते हैं। फिर आया हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर के प्रधान होते हैं,
विलोम शब्द का मोस्टली प्रयोग होता है। और चौथा है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर हमारा तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब आइए मैं समास की, अब आप जब अपनी कॉपी में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉपियों को पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे समास के किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे समास की परिभाषा। शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संयोग या मिश्रण करना। इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। इसके बाद समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद हम समास के भेद लिखेंगे, 6 प्रकार के जो भेद हैं उसके भेद लिखेंगे। इसके बाद हम सब समासों के बारी बारी से आप कॉपी में तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास के कम से कम 3-3 एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसा कि मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है आपको। इस तरीके से और घर में बैठ के समास की अपनी ग्रामर की बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे, ताकि आपकी समास में क्या हो सके, आपकी समास में प्रैक्टिस हो सके। अब मैं आपको इसके बाद में आपको पत्र के बारे में बताना चाहूंगी। बच्चों, अब मैं आपको पत्र के बारे में बताऊंगी। पत्र जैसा कि आपने 9th में भी और पढ़ा और बाकी 8th में भी पढ़ा, बाकी क्लासों में भी पढ़ा कि पत्र हमारे 2 तरह के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन लोगों को हम जानते नहीं है, जो हमारे अपने व्यक्तिगत परिचय नहीं रखते उन लोगों से, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जिन लोगों से हम अच्छी तरह से परिचित होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को बधाई दे रहे हैं वो अनौपचारिक है, क्योंकि जानने वाले को ही दिया जाता है। अगर हम किसी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी को वर्णन करके बता रहे हैं, वो हम परिचित व्यक्ति को ही देते हैं। किसी की वजह से हमें अगर कोई कष्ट हो गया है, उसको तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, ये सब हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आया हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे प्रार्थना पत्र। अगर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं किसी के लिए, स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, अकाउंट्स के लिए, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अगर हम किसी विषय को लेकर शिकायत करते हैं, अगर हम किसी अखबार के एडिटर को पत्र लिखते हैं, या हम आवेदन पत्र लिखते हैं, या कार्यालय से संबंधित कोई पत्र लिखते हैं, वो सब हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको पत्र का प्रारूप एक बार फिर बताना चाहूंगी कि अनौपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा, जैसा कि हमारे बताया हुआ है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, राइट हैंड की तरफ हमारा डेट आता है। राइट हैंड में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ हम क्या लिखेंगे, प्रेषक माने भेजने वाले का पता। अगर गिवन एड्रेस है तो आप क्या लिखेंगे, जो एड्रेस आपका दिया है वो ही लिखेंगे। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप परीक्षा भवन लिखिए, क्योंकि परीक्षा भवन के अंतर्गत ही आप पत्र लिख रहे हैं। पहला है इसमें तो आप परीक्षा भवन लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे आवासा नगर, क्योंकि ये एक आपका मोहल्ला हो गया और दूसरा आपका शहर का नाम हो गया। अगला है आपका संबोधन। अगर आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय लिखेंगे, ठीक है, जैसे आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, आदरणीय पिताजी। अगर आप छोटों के लिए लिख रहे हैं या बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तो आप प्रिय लिख सकते हो, प्रिय मित्र, प्रिय छोटे भाई, प्रिय अनुज, प्रिय बहन, तो आप प्रिय लिख सकते हैं। और बड़ों के लिए आप आदरणीय लिखेंगे। इसके बाद आप जब लिखेंगे तो मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आपकी कुशलता की कामना करती हूँ, और जिस विषय वस्तु यानी विषय वस्तु जो जिसके बारे में आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता है उसके विषय में आप लिखेंगे। इसके बाद स्वनिर्देश। अपने स्वनिर्देश का मतलब अपने बारे में बताएंगे कि आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका चाचा, आपका भाई, आपका बहन,
लिखाएंगे। इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अगर गिवन नेम है तो आप वही नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना काका का डालकर छोड़ देंगे। सेम समय, चाहे वो संवेदना पत्र हो, चाहे वो बधाई पत्र हो, चाहे सब में लिखने का फॉर्मेट एक जैसा है, सीधा एक लाइन में लिखते हैं, आगे पीछे लाइन नहीं करते। इसी तरीके से दूसरा है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में भी सेम अनौपचारिक की तरह राइट हैंड की तरफ हम क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ हम प्रेषक का पता डालेंगे। अगर गिवन एड्रेस है सेम वैसे ही तो आप गिवन एड्रेस लिखेंगे, अदरवाइज आप परीक्षा भवन आवासा नगर लिखेंगे। इसके बाद पद का हम 3 चीजों को लिखते हैं कि डेजिग्नेशन क्या है उसकी, पद का नाम क्या है। अगर हम विद्यालय के अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो प्रार्थना पत्र किसके लिए लिखेंगे, किसी डेजिग्नेशन को लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है स्कूल में, प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य। संस्था कौन से स्कूल का, अब प्रधानाचार्य कहाँ, TRM पब्लिक स्कूल का है, किसी और दयावती का है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, संस्था। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम संस्था का नाम डालेंगे। जैसे कि मान लो आपके स्कूल का नाम है, आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। स्कूल कौन से शहर में स्थित है उस शहर का नाम डालेंगे। फिर हम डालते हैं विषय औपचारिक पत्र में, क्योंकि अगर सपोज करो आपको शुल्क मुक्ति के लिए स्कूल में डालना है तो आप एक विषय लिखोगे। अब जो भी लेटर जाएगा वो किसके पास जाएगा, प्रिंसिपल के पास, लेकिन हर लेटर का हर सॉल्यूशन प्रिंसिपल के पास नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, विषय लिखना पड़ेगा अकाउंट से संबंधित या अवकाश हेतु। तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस डिपार्टमेंट में भेजना है इस लेटर को, इसलिए विषय लिखना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हम लिखते हैं महोदय। सबके लिए आप महोदय लिख सकते हैं, इसलिए संबोधन में आप महोदय ही याद कर लें। इसके बाद आपके जिस विषय में आपको विषय वस्तु, जिस विषय पे आपके लिए लेटर लिखना है, आपको उस लेटर को लिखना है। लेकिन औपचारिक पत्र में जैसे कहते हैं ना, आपको अगर किसी से मंगाया जाता है तो बोलते हैं थैंक यू, ऐसे ही औपचारिक पत्र में हमें आभार व्यक्त करना आवश्यक होता है लास्ट लाइन में, या उसको धन्यवाद देना आवश्यक होता है कि आपके इस कार्य के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी, या इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके बाद आप भवदीय लिखिए। भवदीय सबके लिए यूज हो सकता है, इसलिए भवदीय अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। गिवन एड्रेस है तो गिवन नेम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपना काका का डाल के नाम खत्म कर देंगे। इस तरीके से आपको जो मैंने लेटर, लेकिन इनमें करते समय आपने देखा है, यानी प्रेषक का पता और उसका भेजने वाले का भेजने के लिए सारे एक लाइन की सीध में आते हैं ना। कभी इधर कोई ऐसा नहीं है कि प्रेषक का एक इधर से लिख दिया फिर आधी लाइन से छोड़ के लिखा, नहीं, सारी सबकी एक लाइन की एक सीध में लिखना होता है। इसके अलावा आपको मैंने समर वेकेशन होमवर्क में पत्र लिखने को दिए हैं, आप इसी फॉर्मेट में डेट आपको जिस डेट में करेंगे आप वो डालेंगे। इसके अलावा अगर किसी स्कूल का नाम, अगर एड्रेस लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का डालेंगे, अदरवाइज काका का डालेंगे। ऐसा नहीं है कि डेट आपकी कोई और लिख रही हो और आप एड्रेस लेटर में कोई और डेट डाल रहे हो। तो इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। आपको हर तरीके का लेटर लिखना आना चाहिए। संवेदना पत्र लिखना है, बधाई पत्र लिखना है, और औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र लिखना है, संपादकीय पत्र लिखना है। अगर सपोज करो हमें संपादकीय पत्र लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संपादक कौन है, उसका न्यूज़पेपर का हेड संपादक। संपादक के बाद कौन से अखबार का है, अमर उजाला, सपोज करो अमर उजाला का है, दैनिक जागरण का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। इसके बाद कहाँ का है, मोदी नगर का है, अथवा आपके किसी काका का शहर का है, आप वो लिखेंगे। इसके बाद आप विषय लिखेंगे। इसी तरह से शिकायती पत्र अगर हम लिख रहे हैं, अगर हमने सपोज करो थानाध्यक्ष के लिए शिकायत कर रहे हैं कि शहर में बहुत सारी लूट खसूट वगैरह वगैरह हो रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए,
लेकिन तो हमें सबसे पहले थानाध्यक्ष के लिए लिखना है, इसके बाद उसका थाना मोदीनगर और मोदीनगर कहाँ का थाना है, या गोविंदपुरी थाना गोविंदपुरी, जो भी आपको लिखना है वहां पर आप लिखेंगे। इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले ऐसी उसमें लिखेंगे आप संपादकीय पत्र में, तो आप लिखेंगे कि मैं आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया अपने जनमत कॉलम में छापने का कष्ट करें, यानी कोई एक शिकायत का कॉलम होता है उसमें छापने का कष्ट करें। ठीक है, ये लिखना आवश्यक होता है, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप सारे पत्र करेंगे जो भी आपको दिए हुए हैं, और इसके बाद आप अगर जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज करें।